हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइसेस। और आज के वीडियो में हम लोग ड्यू पॉइंट के आगे वाला सेक्शन देखेंगे, जो है हमारा यूनिट ऑफ हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अभी तक के तुम लोग ने इतना समझ लिया है कि भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर, जो मॉइस्चर होता है, जो गीलापन है अपने एटमॉस्फेयर में, वो होता है ह्यूमिडिटी, राइट। द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये मैंने अच्छे से समझाया था, बट if you have any problems with this then do ask me। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी थी और बहुत सारा चीज़ें बताया था, जैसे कि अगर वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो तो उस एयर को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर वाटर वेपर का कंटेंट एकदम मैक्सिमम लिमिट तक हो, that air is called as saturated air, and if the water vapor exceeds the maximum limit then the excess water vapor is converted to ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इतना किया था। यस। अब अगर टेम्परेचर लो है मतलब 10 डिग्री, 15 डिग्री, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर इज लो, देन ऑब्वियसली उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी लो ही होगा, कम वाटर वेपर में ही वो सैचुरेट हो जाएगा अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो। अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है मतलब उसको ज़्यादा वाटर वेपर चाहिए, तो मोर वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। दीज वर द पॉइंट्स, राइट। एंड देन वी केम ऑन टू ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या है कि मैंने अगर किसी टेम्परेचर के एक एयर का वॉल्यूम लिया, सपोज मैंने जैसे एग्जांपल दिया था 27 डिग्री टेम्परेचर है ये रूम का, और ये रूम में जितना एयर है उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम रहेगा। अब इसी एयर को मैंने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ एसी लगा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, और इस एयर का मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, इस एयर का पूरा, इस वॉल्यूम ऑफ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ। अब डिक्रीज कर करके आ रही हूँ मतलब 27 से वो आ गया सपोज 20 डिग्री, सपोज 18 तक आ चुका है। अब जितना वाटर वेपर ऑलरेडी पहले था, भले वो पहले कितना भी था, शायद वो उसके लिए कंप्लीट नहीं था। 27 डिग्री सेल्सियस पे सपोज था वाटर वेपर, सपोज पकड़ लो 18 था, ठीक है, 18 ग्राम्स था, तो विच इज नॉट सैचुरेटिंग दी 27 डिग्री का एयर। बट नाउ आई एम डिक्रीजिंग द 27 डिग्री टू 20 डिग्री, 18 डिग्री, तो नाउ इट इज शोइंग कि वाटर वेपर फुल हो गया भाई, अब ये एयर सैचुरेट हो रहा है। सो दिस पॉइंट, you have to write, consider an unsaturated air at a particular volume, at a particular temperature, having a particular volume, its temperature is decreased till a temperature is reached at which the air becomes सैचुरेटेड विथ वेपर। मतलब वो जो वेपर 18 ग्राम था, वो 18 ग्राम अराउंड 18 डिग्री या 19 डिग्री के आसपास जब जाएगा टेम्परेचर उसी रूम का, तो वो सैचुरेट हो जाएगा। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सैचुरेट हो गया। अब इसके बाद अगर टेम्परेचर और लो जाता है तो वो जो एक्सेस वाटर वेपर है, सपोज और टेम्परेचर लो जा रहा है, 15 डिग्री, 10 डिग्री पे आ गया है, ठीक है, फुल ठंडी हो चुकी है, तो जो एक्सेस वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यू में। समझ में आया? इसीलिए वो पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोला जाता है। नाउ वेपर्स को मेजर करने का ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला जाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या उसका डेफिनेशन है मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे मैंने मार्क्स का एग्जांपल दिया था, जितना मार्क्स तुमको आया है लेकिन इतना मार्क्स तुमको चाहिए था पास होने के लिए, ये रिलेटिव मार्क्स है, अब बोल सकते हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर रिक्वायर्ड टू actual mass of vapor content in the air to the mass actually required to saturate the air, ठीक है, इनटू 100। तो ये रिलेटिव आपका जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट रिलेटिव का, मैंने स्क्रीन बड़ा ही नहीं किया, वाह। और मैं, क्योंकि मैं रिवाइज कर रही थी, मैं भूल गई। ठीक है, तो परसेंट जो रिलेटिव का आपको दिया गया है पेज नंबर 66 पे, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का दिया गया है तुमको। एक्चुअली एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास ऑफ वेपर अपॉन रिक्वायर्ड मास ऑफ वेपर टू सैचुरेट। ये आगे सब लिखने का, टू सैचुरेट द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अ गिवन वॉल्यूम और ऐसा, एंड इनटू 100, तो हम लोग को एक परसेंटेज मिलता है भाई कितना रिलेटिव है। अब तुमको पेज नंबर 67 में एक दिया हुआ है पैरा, शायद मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया है, तो अभी देखो बच्चों क्या क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। इसका मतलब क्या है? ड्यू पॉइंट मतलब क्या है बच्चे लोग, मैंने बताया ना अभी,
ड्यू पॉइंट मतलब एक ऐसा चीज जहां पे टेम्परेचर एंड जितना टेम्परेचर पे उतना एयर है वो सैचुरेट हो गया है, वो ड्यू पॉइंट है, वो दैट इज ड्यू पॉइंट, अभी हमने पढ़ा था। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस में 18 ग्राम वाटर वेपर है, एंड नाउ दिस एयर इज सैचुरेटेड। इससे ज्यादा अगर अभी हम डालेंगे तो वो ड्यूज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा हम जाएंगे नहीं, वो लिमिट, दैट टेम्परेचर इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नाउ दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द ड्यू पॉइंट पे अभी अगर हम लोग ने रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला, मतलब एक्चुअली कितना है 18 ग्राम, रिक्वायर्ड कितना है 18 ग्राम टू गेट सैचुरेटेड, इनटू 100, मतलब क्या, सिंपल लॉजिक है रे। एक एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल क्या लिया था, 27 डिग्री सेल्सियस था हमारे घर का, सपोज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कुछ एक्स वॉल्यूम है, एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, एंड तुम्हारा वाई ग्राम्स ऑफ वेपर है उसमें, जस्ट एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने 18 लिया है इसको, ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं, छोड़ दो इसको, चलो सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेम एग्जाम्पल है, प्लीज इस पे जज मत करना। 100 वॉल्यूम है, सपोज 100 वॉल्यूम है भाई, 18 ग्राम्स है, 18 ग्राम्स ऑफ वेपर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस रूम का मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और अभी मैं आ गई हूँ 18 डिग्री सेल्सियस पे, और इतना ही वॉल्यूम है, 100 ही वॉल्यूम है, और 18 ही ग्राम्स है, ठीक है, 18 ग्राम्स है, 18 ग्राम्स है, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है तुमको, अब ये सैचुरेट नहीं दिख रहा है, ये सैचुरेट होने का चांसेस है, 18 डिग्री सेल्सियस पे 18 ग्राम्स है, मतलब दिस इज द ड्यू पॉइंट नाउ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं यही बोल रही हूँ, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक वेपर रहेगा, वो अपने को जानना नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि अपने को ड्यू पॉइंट समझे। तो नाउ दिस इज द ड्यू पॉइंट, बराबर, this is the dew point, because we have decreased the temperature, and a particular temperature, the temperature at which the air gets saturated with the water vapor, दैट टेम्परेचर इज ड्यू पॉइंट। हम ना वॉल्यूम चेंज करेंगे, हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, वॉल्यूम उतना ही रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे, वेपर कंटेंट भी उतना ही रहेगा। एक टेम्परेचर आएगा जब जितना वेपर कंटेंट वो रूम में है, अब वो एयर सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज अ ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट का, अगर ड्यू पॉइंट को हम लोग उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाले, अब इस पॉइंट पे मैंने परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला, तो क्या आएगा, एक्चुअल मास ऑफ वेपर कितना है, 18 ग्राम्स है, रिक्वायर्ड कितना है भाई, 18 ही है रिक्वायर्ड अपने को, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस पे मैं पकड़ रही हूँ कि 18 इज अनफ, ठीक है, तो एक्चुअल 18 है और रिक्वायर्ड भी 18 है, राइट, इनटू 100, क्या आएगा भाई, 18 18 कट, तो कितना बचेगा, 100%, यस और नो। इसीलिए बोला गया है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%, राइट। Now, if the relative humidity is more than 60%, अगर relative humidity किसी आप अगर actual mass and required का रेशियो लेते हो, अगर more than 60% होता है तो हमको humidity फील होता है पूरा, जैसे मुंबई में we feel humid. If the relative humidity is less than 60%, we feel dry. ठीक है, अब यही रीजन है जो वेट एंड जो ह्यूमिड एरिया एंड ड्राई एरिया में फर्क क्या है। आपने कभी देखा है बच्चों, प्लेन या रॉकेट उड़ता है, देखो ऊपर रॉकेट जाता है, ऐसा हम लोग ने बचपन में देखा था, मतलब मैं देखती थी, वाओ ये कितना पेंसिल जैसे दिखता है, और वो पेंसिल जाते रहता है और ऐसा धुआं, व्हाइट व्हाइट धुआं छोड़ते छोड़ते जाता है, मतलब ऐसा जा रहा है और धुआं मतलब ऐसे व्हाइट 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 होते जाता है। दैट इज नॉट धुआं, हम अपने को लगता था कि धुआं छोड़ के जा रहा है इंजन से, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली होता क्या है, मतलब वो कैसे दिखता है, अभी देखो वो जा रहा है, अब देखो बोला है ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ व्हाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन, प्लेन के पीछे भी दिखता है, ठीक है। तो ये है क्या, as the plane flies the vapor released, as the plane flies the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms cloud। अब क्या हो रहा है भाई, प्लेन उड़ रहा है, वो वेपर्स भी तो छोड़ रहा है ना भाई, वेपर्स बन रहा है ना वहां पे, तो वो वेपर फटाफट क्या हो रहा है बच्चों, कंडेंस हो रहा है, वेपर्स रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। क्या चिल्ला रहे भाई, तो क्या होता है, जैसे ही प्लेन उड़ना शुरू किया, अब वो वेपर छोड़ रहा है, गैस तो निकलता है ना इंजन से, तो वो जो वेपर है वो वहां पे इतना फटाफट कंडेंसेशन होता है, तो वो कंडेंसेशन होके वो वेपर क्या बन जाता है भाई, क्लाउड बन जाता है, इतना फटाफट कंडेंसेशन होता है। तो अगर सराउंडिंग एयर ह्यूमिड है, अगर सराउंडिंग एयर ह्यूमिड, तो वो जो क्लाउड का रेल ऐसा पूरा व्हाइट ट्रेल दिखता है ना, वो थोड़े टाइम तक टिकता है, अगर गीला है, क्योंकि बाहर भी वाटर वेपर गीला है ना, तो वो फटाफट वो इवेपोरेट नहीं होता है। लेकिन अगर ड्राई एयर है,
ड्राई एयर है तो वो फटाफट फटाफट वो पूरा खत्म हो जाता है, वो पूरा क्लाउड का जो ट्रेल दिखता है वो खत्म हो जाता है. इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द व्हाइट ट्रेल formed by condensation of the vapor to disappear. But if the relative humidity of the surrounding is less, either the size of the white trail may be small or it can't get formed. या तो वो बनेगा ही नहीं भाई अगर सूखा है इतना. पुणे में तो पता नहीं लोग दिखता रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि इतना ड्राई वेदर है वहां पे. आई डोंट नो यार, मुझे बहुत ड्राई लगा पुणे. बट मुंबई इज दिखते ही रहता है, बचपन से हम लोग देखते थे कि ये क्या है भाई. तो ऐसा अब पता चलता है कि भाई ऐसा भी होता है. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी है तो फिर वो बहुत टाइम तक, और एक्चुअली बहुत टाइम तक टिकता है. पता है वो बहुत आगे चल वो लाइन ऐसी ही रहती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है और वो गायब नहीं होता है. ठीक है, इज इज क्लियर. अब यूनिट ऑफ हीट, हीट को हम मेजर करते हैं जूल से, ये मैंने बताया था. yes, unit of heat joule in SI unit and calorie in CGS unit. calories में measure करते हैं CGS में, and joule में SI unit अगर है तो joule. ठीक है, और क्या बोला है भाई तुमको यहाँ पे, तुमको एक बोला है 1 कैलोरी हीट कितना होगा बच्चों. 1 कैलोरी हीट तुमको बोला है, 1 कैलोरी हीट का डिफाइन करो. तो तुमको बोला है यहाँ पे देखो, तो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, अमाउंट ऑफ हीट necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. समझ में आ रहा है. 1 कैलोरी हीट अगर तुमको बोला है तुम क्या लिखोगे, मतलब 1 कैलोरी हीट लग रहा है किसमें भाई. व्हाट डज दिस मीन, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. टू रेज, हीट दे रहे हो ना तुम भाई, हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मतलब वो गर्म कर रहे हो ना तुम. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी हीट. 1 कैल हीट, 1 कैल ऑफ हीट. समझ में आया. ठीक है, अब तुम लोग 1 किलो कैल हीट क्या बोलोगे भाई. किलो कैल, ग्राम के जगह अगर केजी आ जाए 1 केजी तो ये हो जाएगा 1 किलो कैल हीट. समझ में आया क्या. किलोग्राम के 1 ग्राम के जगह पे 1 केजी डाल दो तो 1 किलो कैल. ग्राम रखो 1 कैल. डिग्री तो एक ही रहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, डिग्री एक ही रहेगा. समझ में आया. इज दिस क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे तुमको क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज उसको थोड़ा अच्छे से करना, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. तुम क्या करोगे भाई, यहाँ पे 3 तुमको बॉल्स दिए गए हैं. ठीक है, आयरन कॉपर लेड, आयरन कॉपर लेड, ये तीनों को तुम गरम करो. क्या बोला है देखो, टेक 3 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स, एक आयरन, एक कॉपर और एक लेड. तीनों को तुम क्या करोगे, क्या करोगे, इक्वल मास है तीनों, तीनों का इक्वल मास है. पुट ऑल 3 स्फीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम. ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डाल दो बेकर में, और फिर निकालो. वैक्स है ये वैक्स का लेयर है. एक एक बॉल को वैक्स में छोड़ दो. सिंपल सा बात है बच्चों. वैक्स पता है ना, जब हम लोग बर्न करते कैंडल तो वैक्स मेल्ट होकर नीचे गिरता है ना. तो वैक्स तुमने गरम गरम 3 स्फीयर्स, एक आयरन है, एक कॉपर है, एक लेड है, तीनों को बॉइलिंग वाटर में डाला था कुछ टाइम के लिए, और अभी वो तीनों स्फीयर्स को उठा के तुम वैक्स पे डाल रहे हो. मतलब क्या, वो बॉल ने, वो जो गर्म पानी में तुमने डाला था, बॉल ने डेफिनेटली हीट अब्सॉर्ब किया रहेगा. यस और नो, गर्म हुआ रहेगा वो. तो अब इससे क्या समझेगा, वैक्स में क्यों डाला. जितना डीप एक बॉल जाएगा, मतलब गर्म है तो गर्म, जितना ज्यादा गर्म रहेगा तो उसके एरिया का वैक्स मेल्ट होते 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 जाएगा, और वो बॉल नीचे 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 जाते जाएगा. समझ में आ रहा है. जितना ज्यादा गर्म उतना ज्यादा वो हीट छोड़ेगा वहां पे, और वो वैक्स मेल्ट होते जाएगा, और वो बॉल नीचे जाते जाएगा. अब अगर कम गर्म है तो थोड़ा वो जितना हीट छोड़ेगा उतना ही डेप्थ में जाएगा. तो इससे क्या समझ रहे हैं कि भाई आयरन जो है ना, उसने बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब किया था पानी से, और अब उसने उतना ही हीट वैक्स में रिलीज कर दिया. इसकी वजह से इट हैज गॉन टू द ग्रेटर डेप्थ. उससे कम डेप्थ में गया है कॉपर, एंड उससे कम लेड. समझ में आया. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. अब ये क्या बोला है, sphere which absorbs the more heat from the water will give more heat. अगर absorbed more heat, अब सिंपल सी बात है, absorbed more heat मतलब रिलीज भी करेगा more heat. yes और no, yes और no भाई. इतना क्या वो रख के क्या पुंजी बनाने वाला है क्या हीट का, क्या करेगा वो. अब्सॉर्ब कर लिया मतलब उतनी गर्मी अब तुमने वैक्स में डाल दिया तो वो हीट रिलीज भी करेगा ज्यादा, है कि नहीं. मतलब आयरन ने अब्सॉर्ब भी ज्यादा किया था और अब वो रिलीज भी ज्यादा किया, इसकी वजह से इतना वैक्स मेल्ट हुआ और वो नीचे तक गया. अब क्या, मोर वैक्स विल मेल्ट एंड दस द स्फीयर विल गो डीपर.
Now, it can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax, iron sphere, right? Lead sphere goes the least, and the copper sphere goes intermediate between two. Now what? This shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amount of heat. सिंपल बात है भाई, तीनों स्फीयर तुमने इक्वल मास का लिया था, ये इक्वल मास है ना, तीनों स्फीयर इक्वल मास था, और तीनों को तुमने सेम बॉइलिंग वाटर में डाला है, मतलब इक्वल टेम्परेचर भी था, इक्वल टेम्परेचर था, यस और नो, इक्वल टेम्परेचर था, लेकिन absorb heat absorption different, heat absorption is different, है ना, अलग अलग स्फीयर ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब किया। समझ में आ रहा है? अब क्या, अब इससे हमको क्या पता चलता है भाई, द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय अ स्फीयर इज डिफरेंट फॉर थ्री स्फीयर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया क्या? तो प्रॉपर डेफिनेशन तुमको दिया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा कि कितना एनर्जी उसको चाहिए टू रेज अ यूनिट मास, टू रेज अ यूनिट मास। जब भी यूनिट आता है, जब भी 1 ग्राम आता है, जैसे 1 ग्राम आया था 1 कैलोरी हीट में, 1 जब यूनिट आता है तो डिग्री सेल्सियस भी 1 ही रहता है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अब आयन का क्या है स्पेसिफिक हीट, कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आयन स्फीयर, है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट आयन। समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री। हम हर चीज पहले 1 से तोलते हैं, एक बार अपने को 1 ग्राम 1 मास का, यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से पता चल जाता तो हम सीधा आगे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आया? कितना मास है, कितने डिग्री से इंक्रीज हुआ है, खत्म। गेटिंग स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन, और इसका जो है सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं बच्चों, सी से, सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट इज जूल, कितना हीट एनर्जी चाहिए पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से इंक्रीज किया तो कितना हीट उसको चाहिए। समझ में आया क्या? डिग्री सेल्सियस केजी है भाई, हाँ, डिग्री सेल्सियस केजी लिखो, या तो ये देखो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो सिंपल है, बताती हूँ, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन क्या बोला, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जूल, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब यूनिट मास 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस से। या तो आप सीजीएस में कैसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका क्या बच्चों, ये एसआई यूनिट हो गया, हमने याद है एसआई यूनिट देखा था, यूनिट ऑफ हीट का एसआई यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट कैलोरी है। तो एसआई यूनिट में ये आएगा, और अगर हम लोग सीजीएस लिखते हैं, सीजीएस तो कैलोरी था, कैलोरी पर कितना, ग्राम डिग्री सेल्सियस। ग्राम और सेल्सियस में कुछ डिफरेंस नहीं आता, बस हीट का यूनिट चेंज हो रहा है जब एसआई यूज करते हैं और जब सीजीएस यूज करते हैं। समझ में आया? इज दिस क्लियर? वो टेबल में जो दिया है आपको, अलग अलग सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट दिया है कैलोरी में, है ना, यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना उनका स्पेसिफिक हीट है। मतलब वाटर का है 1, मतलब उसको चाहिए 1 कैलोरी ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसका 1 है स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? आयन का 0.1, समझा? तो ऐसे, तो इसी से हम लोग इसका जो है क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी आ जाता है। क्या है फॉर्मूला भाई? इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास m रहेगा, और c इसका स्पेसिफिक हीट कितने टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ है वो है t। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है c, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट रेज्ड बाय, तो डेल्टा हम लोग, रेज्ड मतलब डेल्टा, चेंज इन द टेम्परेचर, कितना था पहले अब कितना हुआ, 27 से 40 हो गया, तो चेंज इन द टेम्परेचर इन 40 माइनस 27, दैट इज डेल्टा टी। ऐसा सम्स हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड का भी फॉर्मूला यही आएगा, और हीट एनर्जी रिलीज्ड का भी फॉर्मूला यही आएगा भाई। रिलीज्ड में क्या, टेम्परेचर, अभी देखो सिंपल एक सोल्यूशन है, तुमने क्या किया, वैक्स के इधर गरम ला के रख दिया, तो गरम ने हीट रिलीज किया वैक्स पे, तो वैक्स का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, राइट, तो वहां पे हीट रिलीज हुई थी,
कोई और में जैसे वाटर गर्म था लेकिन ये सारे स्फीयर्स ने वहां से हीट अब्जॉर्ब किया है, तो वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सिंपल है, वहां से हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में आपका ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इंटू मास इंटू अपना क्या बोलते हैं डेल्टा टी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके।